Dolo, Dual Comparison, This You Have is Too Cruel, Chapter 61 फ्री वेब नॉवल। ह्यू युहाव की टिप्पणियों ने वैंग डान के दृष्टिकोण को काफी ताज़ा कर दिया। उसने कभी इस समस्या को इस दृष्टिकोण से देखने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब तक उसने इस बारे में सोचना शुरू नहीं किया तब तक उसे यह बात समझ नहीं आई। ऐसा लगता है कि ह्यू युहाव ने जो कहा वह सच था, क्योंकि इसके अलावा कोई बेहतर स्पष्टीकरण नहीं था। इससे वैंग डान बेहद क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे सच्चाई के ऐसे होने की उम्मीद नहीं थी। इस तरह का व्यक्ति श्रेक अकेडमी में शिक्षक भी हो सकता है। ये घृणित है। नहीं, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। वैंग डान के बोलने के बाद उसने गुस्से में आकर शिक्षण कार्यालय जाकर इसकी शिकायत करने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि वह कक्षा से बाहर निकल पाती, ह्यू युहाव ने उसे वापस खींच लिया। ह्यू युहाव ने अपने सामने गुस्से में भरे वैंग डान पर एक नज़र डाली और हंस पड़ा। वह कहे बिना नहीं रह सका, तुम बहुत अधीर हो। ये सुनकर वैंग डान नाखुश हो गई। उसकी आंखों में कुछ असंतोष झलक रहा था जब उसने ह्यू युहाव की ओर देखा। अधीर होने से आपका क्या मतलब है? एक सामान्य व्यक्ति इस तरह की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाएगा, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो तुम अभी भी इतने शांत क्यों हो? क्या तुम पर जरा भी असर नहीं हुआ? ह्यू युहाव ने अपने हाथ फैलाए। नहीं, उसने वैंग डान से गंभीरता से कहा, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप में समाज का अनुभव नहीं है। इस अवधि के दौरान आपके बारे में मेरी समझ के आधार पर आप किसी बड़े परिवार के युवा मालिक होंगे, ऐसे परिवार के मालिक जिन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती। इसलिए आपको संसार के खतरों का बहुत कम ही पता होना चाहिए था। ये तो दूर की बात है कि आप ये जानते हों कि इस संसार में, जहां कमजोर लोग बलवानों का शोषण करते हैं, स्वयं की रक्षा करना पहले से ही बहुत कठिन है। वैंग डान ने असंतुष्टि से कहा, तुम बहुत स्वार्थी हो। ह्यू युहाव क्रोधित नहीं हुआ। उसने बस मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये लोग मेरे लिए अजनबी हैं और इनका मुझ पर कोई एहसान नहीं है। क्या मुझे इन अजनबियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा और खुद को खतरे में डालना पड़ेगा? जैसा कि कहावत है, अत्यधिक कठोरता को तोड़ना आसान होता है। डोलो कॉन्टिनेंट पर अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश कम उम्र में ही मर जाते हैं और केवल कुछ ही जीवित रह पाते हैं और शक्तिशाली बन पाते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे अपनी उग्रता को नियंत्रित करना नहीं जानते और हर समस्या में हस्तक्षेप करने के लिए विवश महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अभी कर रहे हैं। ये सुनकर वैंग डान कुछ देर चुप रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसने थोड़ी असंतुष्टि के साथ कहा, ये सब कहने के बाद क्या हम इस मामले को नज़रअंदाज कर सकते हैं? ह्यू युहाव हंसते हुए बोली, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? क्या आपको लगता है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं? जो ये ऐसा कर सकता है और फिर भी श्रेक अकेडमी में एक उत्कृष्ट शिक्षक माना जाएगा, क्या आपको लगता है कि उसका कोई समर्थक नहीं होगा? वैंग डान हिचकिचाया। ये ह्यू युहाव ने आगे कहा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि उसका एक समर्थक है। चूंकि इसमें एक समर्थक है, इसलिए यह ऐसा काम नहीं है जिसे आप और मैं संभाल सकें। इसके अलावा चलिए मूल मुद्दे पर वापस आते हैं। इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके खत्म होने के बाद हमें इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसे में क्यों बेवजह परेशानी मोल लें? ह्यू युहाव के बोलने के बाद उसने वैंग डान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, इसे और खुले तौर पर देखो। इस दुनिया में बहुत अन्याय हैं। अगर तुम हर चीज का ख्याल रखने की कोशिश करोगे तो क्या तुम थककर मर नहीं जाओगे? सच्ची बुद्धिमत्ता ये जानना है कि कब मूर्खता करनी है और कब बुद्धिमानी। अगर आपके पास समय है तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की अधिक देखभाल करने के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर वैंग डान फिर चुप हो गया। उसने जल्दी से सांस छोड़ी। उसकी आंखों में जटिलता के भाव थे जब उसने ह्यू युहाव को देखा। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे क्या कहूँ। आप मेरी ही उम्र के लगते हैं, लेकिन असल में आप एक बूढ़े आदमी की तरह हैं। आपकी उम्र कितनी है? ह्यू युहाव मुस्कुराए और बोली, 12। वैंग डान ने असंतुष्ट होकर कहा, मुझे लगता है कि तुम 92 साल के दिखते हो। स्क्रीन के बाहर सामने का दृश्य देखकर सभी सोल मास्टर्स स्तब्ध रह गए। उनमें से कई लोग समानांतर दुनिया के ह्यू युहाव की पिछली टिप्पणियों से प्रभावित हुए थे, विशेषकर बीबी डान, जो समानांतर दुनिया के ह्यू युहाव की बातें सुनने के बाद काफी देर तक चुप रही। अंत में वह भरे बिना नहीं रह सकी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं, बीबी डान, 12 साल की बच्ची जितनी अच्छी नहीं हूँ। अगर मुझे ये सच्चाई पहले समझ आ जाती तो मैं इस स्थिति में क्यों पहुँच जाती?
वह बेहद भावुक हो गई। उस समय को याद करते हुए उसने यू शाओगैंग के लिए युद्ध शुरू किया, जिससे सभी जीवित प्राणियों को भारी पीड़ा हुई। लेकिन अब ध्यान से सोचने पर यू शाओगैंग और उसके बीच क्या रिश्ता था? न रिश्तेदार, न प्रेमी, न ही दोस्त। लेकिन उसने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत की जो सरासर मस्खरेपन का उदाहरण थी। इसलिए बीबी डान को उस क्षण पछतावा हुआ। उसी समय इन टिप्पणियों को सुनने के बाद जब उसने समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव को देखना जारी रखा तो उसकी आंखों में सम्मान का भाव झलक रहा था। और ह्यू युहाव ने मूल समय और स्थान में ही एक छोटी नोटबुक निकालकर उसमें लिखना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह देखता गया उतना ही उसे महसूस हुआ कि वह बहुत पीछे रह गया है। इस स्तर पर वह समानांतर दुनिया के ह्यू युहाव से काफी बड़ा था, लेकिन उसे लगता था कि वह अभी भी बहुत भोला है और समानांतर दुनिया के ह्यू युहाव जितना खुले विचारों वाला नहीं है। वह स्क्रीन की ओर देखता रहा। इस समय स्क्रीन पर वैंग डांग ने चलते समय ह्यू युहाव से पूछा, अब आगे क्या करोगे? क्या जो ई की कक्षा में पढ़ना जारी रखना चाहते हो? ह्यू युहाव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। चूंकि मुझे पहले से ही पता है कि इस व्यक्ति को समस्याएं हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उससे दूर रहूंगी। मैं उसकी कक्षा में कैसे रह सकती हूँ? मुझे याद है कि श्रेक अकेडमी में छात्रों को कक्षा परिवर्तन के लिए आवेदन करने की अनुमति है, इसलिए मैं सीधे जाकर आवेदन करने की योजना बना रहा हूँ। आपका क्या विचार है? वैंग डान को जोई से लंबे समय से नफरत थी। हालांकि ह्यू युहाव की बातों को सुनने के बाद वह अब अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह जोई की छात्रा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए जब वैंग डांग ने ह्यू युहाव की बात सुनी तो वह तुरंत सहमत हो गई। उसने ह्यू युहाव से कहा, मैं कक्षा बदल लूंगी। मैं उसकी छात्रा बने रहने से बेहतर है कि पढ़ाई छोड़ दूं। वैसे भी मैं उसकी छात्रा नहीं बनना चाहती। ये सुनकर ह्यू युहाव कुछ बार मुस्कुराया और फिर कुछ नहीं बोला। वह सीधे आगे बढ़ा और वैंग डान को शिक्षण कार्यालय की दिशा में ले गया। कुछ ही समय बाद ह्यू युहाव श्रेक अकेडमी के शिक्षण कार्यालय के बाहर सफलतापूर्वक पहुंच गया। फिर उसने और वैंग डान ने एक दूसरे को देखा और सीधे अंदर चले गए। डोलो डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 62 फ्री वेब नॉवल। श्रेक अकेडमी के टीचिंग डिपार्टमेंट में प्रवेश करने के बाद ह्यू युहाव और वैंग डांग ने पाया कि वहां बहुत सारे लोग थे। श्रेक के शिक्षक दस्तावेज लिए इधर उधर घूम रहे थे, जबकि कई छात्र जो अपने मामले निपटाने आए थे टीचिंग डिपार्टमेंट में शिक्षकों के साथ लगातार चर्चा कर रहे थे। पूरा टीचिंग डिपार्टमेंट बहुत व्यस्त लग रहा था, लेकिन ह्यू युहाव और वैंग डांग इस दृश्य से भयभीत नहीं हुए। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें तुरंत एक खाली शिक्षक मिल गया और उन्होंने उसे अपनी जरूरतें बताईं। कक्षा बदलना बिल्कुल ठीक है। श्रेक अकेडमी छात्रों को कक्षा बदलने से कभी नहीं रोकती। इससे शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, शिक्षक ने विनम्रता से कहा। तो बच्चों, कृपया अपनी जानकारी लिख लें। ह्यू युहाव और वैंग डान की जरूरतें सुनने के बाद शिक्षक ने कहा कि यह संभव है और उन्हें कागज के 2 टुकड़े सौंप दिए। ये सुनकर ह्यू युहाव और वैंग डान ने सिर हिलाया और अपनी जानकारी सावधानीपूर्वक लिख ली। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि उनसे ये बताने के लिए नहीं कहा गया था कि वे किस कक्षा में जाना चाहते हैं। शिक्षक ने उनकी उलझन को भांप लिया और नरमी से कहा, श्रेक अकेडमी में छात्रों द्वारा कक्षा बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या सीमित है। आखिर एक शिक्षक की ऊर्जा भी सीमित होती है। यदि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या सीमा से अधिक हो जाती है और उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, तो शिक्षण की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से गिर जाएगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पहले अपनी जानकारी पंजीकृत करा लें, मैं बाद में जांच करने का समय निकाल लूंगा। यदि मुझे उसी ग्रेड की अन्य कक्षाओं में रिक्तियां मिलती हैं, तो आप सीधे उस कक्षा में स्थानांतरित हो सकते हैं। बेशक, यदि दोनों कक्षाओं में केवल एक ही सीट है, तो आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। ह्यू युहाव ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। शिक्षक ने आगे कहा, तो फिर ये कैसा रहेगा? कल सुबह जल्दी वापस आना, मैं तुम्हें तब जवाब दूंगा। ह्यू युहाव ने एक बार फिर शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त किया। ये दृश्य देखकर कियान रैंक्स्यू ने अनजाने में कहा, ये समानांतर दुनिया के ह्यू युहाव होने के योग्य है। मूल दुनिया के ह्यू युहाव ने आज ही जोई का असली चेहरा देखा है, लेकिन समानांतर दुनिया के ह्यू युहाव ने उसकी कक्षा शुरू होने से पहले ही उसके असली स्वरूप को देख लिया था और उसने मामले की सच्चाई का भी अनुमान लगा लिया था और वैंग डान को कक्षा बदलने के लिए ले गया था। ऐसी बुद्धिमत्ता वाकई प्रभावशाली है। बीबी डांग ने भी सहमति जताते हुए जवाब दिया।
तो यह वाकई एक सक्षम व्यक्ति है। लोगों के चरित्र को परखने में बहुत माहिर है और खुद को बचाने में तो और भी बेहतर। यह उन 9 छात्रों से बिल्कुल अलग है जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था और जो मूर्खतापूर्ण तरीके से चले गए थे। बिना किसी पूर्व सूचना के उनका जिक्र होने पर निष्कासित 9 छात्रों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बाद में सोचने पर यह बात सच लगी। अगर उनके साथ जो हुआ वही समानांतर पात्र युहाव के साथ होता तो शायद वह इसे अच्छे से संभाल लेता, है ना? आखिरकार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे। इस बात पर विचार करते ही सबने आह भरी। युहाव ने भी गंभीरता से पढ़ाई शुरू कर दी और उस दृश्य में युहाव ने वैंग डान को जल्दी से दूर ले लिया, लेकिन वैंग डान रास्ते में थोड़ा उदास लग रहा था। युहाव ने उसके मूड को देखकर पूछा, क्या हुआ? क्या सब ठीक नहीं चल रहा है? वैंग डान ने आह भरी और कहा, लेकिन शिक्षक ने कहा था कि हो सकता है कि भविष्य में हम एक ही कक्षा में न हों। युहाव हंसे बिना नहीं रह सकी। तो बस यही बात है, तुम अब भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वैंग डान का चेहरा लाल हो गया। उसने ठंडी सी आवाज में कहा, मैंने नहीं किया। युहाव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, इतना बुरा नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। उन्होंने झट से कहा, अब हमें वापस जाकर नहा लेना चाहिए। नतीजे कल आएंगे, इसलिए हमें आज की क्लास में आना होगा। वैंग डान थोड़ा निराश महसूस करते हुए बेबसी से बोला, अफसोस, मैं उसकी कक्षा में नहीं जाना चाहता। सियो ने बीच में कहा, डॉन्ग, समानांतर दुनिया में ऐसा लगता है कि इस समय तुम्हारे मन में युहाव के लिए थोड़ी सी स्नेह भावना है ना? वैंग डान असहज लग रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मुझे पकड़ना इतना आसान है? सियो ने नाराजगी से जवाब दिया, क्यों नहीं? तुम शर्मा गई थी और जब तुम उसके साथ एक ही कक्षा में न होने के बारे में सोचती हो तो तुम इतनी परेशान दिखती हो। वैंग डान के होंठ थोड़े हिले, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वास्तविकता सत्य प्रतीत होती थी। युहाव वैंग डान को साथ लेकर छात्रावास वापस चली गई। फिर वह पहले स्नान करने के लिए बाथरूम गया। हालांकि लड़के आमतौर पर जल्दी नहा लेते हैं। युहाव जल्दी से अंदर गई, हाथ धोए और बाहर चली गई। लेकिन वह अपने कपड़े लाना भूल गया था, इसलिए वह बिना शर्ट के बाहर निकला। युहाव का ऊपरी शरीर बेहद सुगठित था। वर्षों से अपनी ताकत और युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने न केवल ध्यान का अभ्यास किया था बल्कि व्यापक शारीरिक प्रशिक्षण भी लिया था। इसलिए उन्होंने एक प्रभावशाली काया विकसित कर ली थी जो अब तक कपड़ों से ढकी हुई थी। अब बिना कमीज के उनके ऊपरी शरीर की सुडौल आकृतियां सबके सामने थीं। वैंग डान का चेहरा फिर लाल हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाए और युहाव पर चिल्लाए, बदबूदार गुंडे, कपड़े क्यों नहीं पहने हो? युहाव ने वैंग डान को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। वह नाराज नहीं था क्योंकि उसने उसके मार्शल सोल से संकेत देख लिए थे। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपने कपड़े लेना भूल गया था। फिर उसने आज्ञाकारी भाव से अपने कपड़े वापस पहन लिए। वैंग डान का चेहरा लाल हो गया था और वह बाथरूम में दाखिल हुई, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे गर्माहट महसूस हुई और उसे अभी अभी देखा हुआ दृश्य याद आ गया। उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उफ, ये कमीना, जूजी सोचती रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समानांतर दुनिया में युहाव का शरीर इतना आकर्षक होगा। अफसोस, काश मैं उनसे पहले मिल पाता। लेकिन इस घटनाक्रम के आधार पर समानांतर दुनिया में युहाव अभी भी श्रेक को छोड़ सकती है। क्या मैं उससे समानांतर दुनिया में पहले ही मिल पाऊंगा? वैंग डान ने जल्दी से नहाना समाप्त कर लिया। फिर वो और युहाव कक्षा में वापस चले गए। इस समय तक कक्षा में छात्र आ चुके थे। आखिरकार जोई ने अभी अभी 9 छात्रों को निष्कासित किया था। इस मिसाल के चलते छात्र उससे बेहद भयभीत थे क्योंकि कोई भी अगला निष्कासित होने वाला नहीं बनना चाहता था। जोई थोड़ी देर बाद कक्षा में दाखिल हुई। अंदर कदम रखने के बाद उसने छात्रों पर सरसरी नजर डाली। सभी की उपस्थिति देखकर वह ठंडे भाव से मुड़ी और ब्लैकबोर्ड पर 2 बड़े शब्द लिखे, हमला, बचाव। लिखने के बाद उसने फिर से छात्रों की ओर मुंह करके कहा, मुझे पता है कि आप में से अधिकांश लोग अभी अभी 9 लोगों को निष्कासित करने और आपको चक्कर लगवाने की सजा देने से बहुत असंतुष्ट हैं। बस आप इसे दिखाने की हिम्मत नहीं करते। मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। जो समझदार है वे समय के साथ स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। जो मूर्ख इसे नहीं समझ सकते उन्हें भ्रमित रहने दें। अब कक्षा शुरू करते हैं। जोई ने आगे कहा, आज की कक्षा में मैं सोल मास्टर के आक्रमण और बचाव पर चर्चा करूंगा। प्राचीन काल से ही हमारे सोल मास्टर्स हमेशा अपनी मार्शल सोल्स का अनुसरण करते आए हैं।
विभिन्न क्षमताओं को कई प्रणालियों में विभाजित किया गया है, जिनमें शक्तिशाली आक्रमण प्रणाली, त्वरित आक्रमण प्रणाली, सहायक प्रणाली, भोजन प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली, रक्षा प्रणाली आदि शामिल हैं। कुछ सोल मास्टर्स एक ही दिशा में अपनी चैप्टर 63 फ्री वेब नॉवल। स्क्रीन पर जोई को उसकी मानक पूछताछ प्रक्रिया के साथ फिर से सुनकर लोगों के बीच की खाई में मौजूद सोल मास्टर्स अपने होठों को फड़फड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। वैंग कीयुओ ने कहा, तुम फिर से ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम लोग पहले कैसे टिके रहे, युहाव। ऐसे शिक्षक से तुम क्या सीख सकते हो? युहाव ने जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाया और कहा, हालांकि यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न लगता है, लेकिन डोंगर ने पहले इसका गलत उत्तर दिया था। वैंग डोंगर थोड़ी शर्मिंदा दिखी। पास में खड़ी सियो ने कहा, हालांकि इस बार जोई ने समानांतर लोक के युहाव से पूछा है। समानांतर लोक का युहाव न केवल बहुत बुद्धिमान है, बल्कि वह प्रथम स्तर का सोल इंजीनियर भी है। इसलिए चीजों के बारे में उसका दृष्टिकोण अधिक व्यापक होना चाहिए, जिससे मुझे उत्सुकता है कि वह क्या उत्तर देगा। सभी लोग स्क्रीन की ओर देखते रहे। इस समय स्क्रीन पर जोई का प्रश्न सुनकर युहाव तुरंत खड़ी हो गई। हालांकि वह जोई के असली चेहरे को पहचान चुका था और जानता था कि इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी उसने अपने विचार प्रकट नहीं किए। उसने जोई को जो आभास दिया वह पहले की तरह ही सरल था। कुछ देर सोचने के बाद उसने जोई से कहा, गुरुजी जो, क्या इस प्रश्न का उत्तर देते समय सोल गाइडेंस डिवाइस को ध्यान में रखना चाहिए? जोई ने आश्चर्य से युहाव की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि उसने सोल गाइडेंस डिवाइस के बारे में उससे सोचने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए जोई ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। युहाव ने आगे कहा, यदि सोल गाइडेंस डिवाइस को ध्यान में रखा जाए तो ये प्रश्न बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि सोल गाइडेंस डिवाइस का अस्तित्व आक्रमण और बचाव के बीच की रेखाओं को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि एक शक्तिशाली आक्रमणकारी सोल मास्टर एक शक्तिशाली रक्षात्मक सोल गाइडेंस डिवाइस से सुसज्जित है, तो उसकी रक्षात्मक क्षमता एक साधारण रक्षात्मक सोल मास्टर की तुलना में कहीं अधिक हो सकती है। इसके विपरीत, एक शक्तिशाली आक्रमण प्रकार के सोल गाइडेंस डिवाइस से लैस रक्षा प्रकार का सोल मास्टर एक साधारण शक्तिशाली आक्रमण सोल मास्टर की तुलना में कहीं अधिक आक्रमण क्षमता रख सकता है। तो इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। अगर मुझे कहना ही पड़े तो जिसका स्तर ऊंचा है वही अधिक शक्तिशाली है। बेशक मैं उच्च स्तरों की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए, यदि एक स्तर 30 का सोल एल्डर एक स्तर 20 के ग्रेट सोल एल्डर से लड़ता है, तो स्तर 30 का सोल एल्डर स्तर 3 के सोल गाइडेंस डिवाइस का लाभ उठा सकता है और सामान्य परिस्थितियों में लड़ाई चाहे जैसे भी आगे बढ़े वह जीत जाएगा। हालांकि कुछ साधारण सोल मास्टर्स भी अतिशक्तिशाली मार्शल सोल्स को धारण कर सकते हैं। इन सोल मास्टर्स की क्षमताएं साधारण सोल गाइडेंस डिवाइसेस की क्षमताओं से कहीं अधिक होनी चाहिए। युहाव ने विश्लेषण जारी रखा। उन्होंने वैंग डान की तरह मूल समय और स्थान में सीधा और मनमाना उत्तर नहीं दिया। उनका दृष्टिकोण कई पहलुओं और आयामों से उत्तर देना था। नतीजतन ये सुनकर वैंग डान के पीछे वाली कक्षा के सभी छात्र स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि जोई भी, जो लंबे समय से मंच पर उदास भाव से खड़ी थी। इस सदमे से उबरने में उन्हें काफी समय लगा, लेकिन वे युहाव को ऐसे देखते थे मानो वह कोई राक्षस हो। उनके विचार में युहाव का ज्ञान बहुत गहरा था और तलों के बीच के अंतराल में सियो, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। वैंग डोंगर, देखो, जोई भी हैरान रह गया। जिंग होंगचन, वह हमारी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सभी ने आह भरी। वे समानांतर दुनिया में युहाव के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हुए थे। तथापि तस्वीर में देख रहे युहाव की भावनाएं इस बात से मेल नहीं खाती थी। हालांकि उसने काफी समय पहले ही जोई से ज्यादा उम्मीदें रखना छोड़ दिया था, लेकिन इस समय सभी के भावों को देखकर उसे कुछ निराशा हुई। उन्हें गर्व महसूस नहीं हुआ क्योंकि उनके शब्दों से सभी लोग स्तब्ध थे। उसे बस इतना लगा कि ये दयनीय था। जैसा कि कहावत है, सच्चा दोस्त मिलना मुश्किल है। जब उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उसकी तुलना में अन्य लोग केवल किनारे खड़े होकर ताली बजा सकते थे। दरअसल युहाव को उम्मीद थी कि उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ अच्छे शिक्षक और सहायक मित्र मिलेंगे। दुर्भाग्यवश उसने सोचा कि जोई में ये क्षमता नहीं है। जोई के प्रति उनकी निराशा और भी बढ़ गई। फिर जोई के निर्देशों पर वह अपनी सीट पर वापस बैठ गया। हालांकि उस क्षण जोई उत्साहित थी।
जैसे जैसे उसे ह्यो युहाव की प्रतिभा के बारे में अधिक पता चलता गया, वह और भी रोमांचित होती गई, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि अगर ह्यो युहाव उसकी मदद करने आएगा तो उसे भी इसका फायदा होगा, इसलिए वह इस समय बेहद खुश थी। लेकिन जिंग होंचन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने ठंडी सी आवाज में कहा, कितना दयनीय है। एक घटिया शेफ के हाथों में ये बेहतरीन सामग्री है, इससे स्वादिष्ट खाना कैसे बन सकता है। मेरी राय में समानांतर दुनिया में ह्यो युहाव का श्रेक में रहना समय की बर्बादी है। शानसी, वास्तव में मुझे लगता है कि समानांतर दुनिया में ह्यो युहाव का व्यक्तित्व मेरे जैसा ही है। मुझे विश्वास है कि हम दोनों की अच्छी बनेगी। चैट रूम में सहमति की आवाजें गूंजने लगी। स्क्रीन पर जोई ने अपनी उबाऊ कक्षा समाप्त करने के बाद व्यवहारिक सत्र शुरू करने ही वाली थी। उसने कक्षा के सभी छात्रों से श्रेक अकेडमी के चौक में फिर से इकट्ठा होने को कहा। सभी छात्रों ने आज्ञा का पालन किया। हालांकि जब ह्यो युहाव एक बार फिर श्रेक अकेडमी के चौक पर पहुंचा तो वह फिर से स्तब्ध रह गया। अभी भी दौड़ रहा है? क्या उसे खेती के अन्य तरीके नहीं पता? अगर सिर्फ दौड़ना ही है तो छात्र श्रेक अकेडमी में क्यों आते हैं? क्या हम कहीं भी नहीं दौड़ सकते? ह्यो युहाव अवाक रह गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जोई इतना अप्रभावी हो सकता है। ये किस प्रकार की शिक्षा है? लेकिन फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया। अनिच्छा से उसने वह लोहे का कवच पहना जो जोई ने पहले से तैयार कर रखा था और फिर पूरी कक्षा को लेकर दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। यद्यपि लोहे का कवच पहनने से ह्यो युहाव को काफी भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन सच कहे तो उसने इस तरह का प्रशिक्षण 1-2 साल पहले शुरू किया था और अब वह आसानी से दौड़ सकता था। इसलिए उसने बिना किसी कठिनाई के लक्ष्य लाभ पूरा कर लिया और पूरी कक्षा से काफी आगे रहा। ह्यो युहाव की क्षमता देखकर जोई और भी अधिक प्रसन्न हुई। बिना किसी संकोच के उसने ह्यो युहाव की जमकर प्रशंसा की। उसने कक्षा के अन्य छात्रों से कहा कि ह्यो युहाव उनके आदर्श हैं और उनसे सीखने का आग्रह किया। अंततः उसने ह्यो युहाव को प्रथम वर्ष के छात्रों का पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया, इस उम्मीद में कि इस तरह वह उसका पक्ष जीत सकेगी। लेकिन ह्यो युहाव का मन विचलित नहीं हुआ और उसे तो हंसी भी आ रही थी। उसने कल कक्षा बदलने का पक्का इरादा कर लिया था। इसके अलावा श्रेक अकेडमी में यह उसका आखिरी मौका था। अगर उसके बाद उसे मिलने वाला शिक्षक अच्छा नहीं हुआ तो उसने फैसला किया कि उसे यहाँ और रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 64 फ्री वेब नॉवल। जिंग होंचन ने हैरानी से कहा, यह मूर्ख महिला जोई अभी भी दिवास्वप्न देख रही है। उसने पहले ही शिफ्ट बदलने के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन वह अभी भी वहीं हंस रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कल कैसे हंस पाएगी। जिंग होंचन सचमुच खुद को रोक नहीं पाई। वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। जैसे जैसे वह स्क्रीन पर ह्यो युहाव को श्रेक अकेडमी से निराश होते हुए देखता गया, वैसे वैसे वह और अधिक खुश होता गया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि समानांतर दुनिया में ह्यो युहाव के पास श्रेक अकेडमी छोड़ने की अधिक संभावना थी। दोनों कॉन्टिनेंट पर सबसे उत्कृष्ट 2 अकादमियां कौन सी हैं? श्रेक अकेडमी के अलावा अगली सर्वश्रेष्ठ अकादमी उनकी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी है। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि श्रेक अकेडमी का प्रदर्शन खराब रहेगा। अगर वे बाद में कुछ ऐसी चालें चल सके जिससे समानांतर दुनिया में ह्यो युहाव उनसे पूरी तरह निराश हो जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी ही होगी। हालांकि जिंग होंचन को हमेशा इस बात का अफसोस रहता था कि ह्यो युहाव ने उनकी दुनिया में सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में दाखिला नहीं लिया, लेकिन अगर वह समानांतर दुनिया में दाखिला ले पाता तो यह उसकी एक इच्छा पूरी होने जैसा होता। इस समय वह चेहरे पर मुस्कान लिए स्क्रीन की ओर देख रहा था। इसी बीच श्रेक अकेडमी की भीड़ में वांग यान सोचने पर मजबूर हो गई। चून की कक्षा बदल दी गई है, इसलिए भविष्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि शिक्षिका जोई की शिक्षण पद्धति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उनके अलावा श्रेक अकेडमी के अन्य शिक्षकों की शिक्षण क्षमताएं अभी भी काफ़ी अच्छी हैं। इसलिए समानांतर दुनिया में रहने वाले ह्यो युहाव को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह सोचता रहा, लेकिन अचानक उसे कुछ पुरानी घटनाएं याद आ गईं और उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ लिया। लेकिन अगर समानांतर दुनिया में ह्यो युहाव इतना शक्तिशाली है तो हमारी श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ प्रबंधन को इस मामले में अंधा नहीं रहना चाहिए, है ना? शुरुआत में चाहे वह एल्डर शान हो या डीन यान, वे शुरू में ह्यो युहाव को नीचा समझते थे, यहाँ तक कि उसे एकमात्र मुख्य शिष्य का दर्जा देने से भी इनकार कर दिया था। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो परेशानी होगी।
आखिरकार समानांतर दुनिया में रहने वाला ह्यू युहाव उन्हें बिगाड़ नहीं देगा। वैंग यान ने दोबारा स्क्रीन की ओर देखा। इस समय स्क्रीन पर जोई ने आखिरकार नवीनतम कक्षा पूरी कर ली। घंटी दोबारा बजते ही जोई ने चेहरे पर मुस्कान लिए कक्षा समाप्त होने की घोषणा की। ये हाल के वर्षों में उनके द्वारा संचालित सबसे खुशहाल कक्षा थी, क्योंकि वह ह्यू युहाव और वैंग डान को जितना अधिक देखती थी उतना ही अधिक संतुष्ट महसूस करती थी। अपनी कक्षा के इन दो प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में सोचकर उसका मन प्रसन्न हो गया। नतीजतन हमेशा से बेहद सख्त रहने वाले जोई ने पूरी कक्षा के दौरान किसी को भी अपशब्द नहीं कहे। वह मूल रूप से शिक्षक और छात्र के बीच संबंध को बढ़ावा देने के लिए कक्षा के बाद ह्यू युहाव और वैंग डान को रात्रिभोज पर आमंत्रित करना चाहती थी। दुर्भाग्य से ह्यू युहाव ने इनकार कर दिया। बेशक ह्यू युहाव लोगों को धोखा देने में काफी माहिर था। आखिरकार ये कौशल उसने ड्यूक के महल में रहते हुए ही विकसित किए थे। इस प्रकार उसने जोई को सफलतापूर्वक मूर्ख बना दिया। उसने न केवल उसका निमंत्रण ठुकरा दिया, बल्कि जोई को ये भ्रम भी दिलाया कि वह और वैंग डान उसके बारे में सकारात्मक राय रखते हैं। इस प्रकार जोई ने ह्यू युहाव और वैंग डान से विदा लेते हुए मुस्कुराया। सियो युहाव के शब्द झूठ थे। जोई को मूर्ख बनाया गया था। वैंग ह्यू, समानांतर दुनिया में युहाव वास्तव में वाक्पटु है, लेकिन हमारी दुनिया में युहाव ह्यू युहाव। जोई से अलग होने के बाद ह्यू युहाव और वैंग डोंग तुरंत छात्रावास लौट आए। वापस आने पर वैंग डांग ने बिना किसी रोक टोक के जोई के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसकी क्लास खत्म हो गई। मैं कल दूसरी क्लास में जा सकती हूँ। क्या तुम अभी हमारे साथ खाना खाना चाहते हो? जाओ कुछ और खा लो, वैंग डांग ने निडरता से कहा। जोई की असलियत जानने के बाद वह उसके बारे में जितना ज्यादा सोचती गई वह उसे उतनी ही घृणित लगने लगी। इसलिए कल अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के विचार से वह बेहद खुश हो गई। तभी ह्यू युहाव अचानक वैंग डान के बिस्तर पर चढ़ गई। उसने अपना कोट उतार दिया, केवल आधी बाजू की कमीज पहने हुए, और उस पर बैठ गया। दो लोगों के बीच की खाई में सोल मास्टर्स का एक समूह। सियो वो नहीं, ये आदमी क्या करने वाला है? इसने अचानक अपने कपड़े उतारकर मेरी बेटी के बिस्तर पर क्यों चढ़ गया? वह अभी बहुत छोटी है, क्या ये कोई दरिंदा है? सियो क्या इसका प्रसारण किया जा सकता है? वैंग डोंग युहाव, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, क्या तुम ये कर सकते हो? ह्यू युहाव, सबसे पहले तो यह मैं नहीं हूँ, ये समानांतर दुनिया से आया हुआ मेरा दूसरा रूप है। दूसरा, मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ। वैंग ह्यू ने ठंडे चेहरे से जवाब दिया, बेशर्म। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव अचानक ऐसा कुछ कर देगा। इसलिए एक एक करके वे स्क्रीन को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इस समय वैंग डांग थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। उसके गाल लाल हो गए और उसकी आंखों में घबराहट के लक्षण दिखाई दिए। वह बोलते समय हकलाने भी लगी। तुम क्या करने वाले हो? मजाक मत करो। लेकिन ह्यू युहाव ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसके और करीब आता चला गया। वैंग डांग के गाल और भी लाल हो गए, लेकिन अंत में उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया और स्वेच्छा से अपनी आंखें बंद कर लीं। टैंग सन, तुम विरोध भी नहीं करते। मेरी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। सियो, तुम अब भी दावा करते हो कि तुम पराजित नहीं हुए। वैंग डोंग, ये बहुत बुरा है। वैंग डांग को आंखें बंद करते देख ह्यू युहाव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह उसके और करीब आता गया और अंत में उसने उसके छोटे छोटे हाथ थाम लिए। उसके हाथ पकड़कर ह्यू युहाव ने अपने शरीर के भीतर सोल पावर का संचार करना शुरू कर दिया। फिर उसने तुरंत अपनी सोल पावर को वैंग डांग के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में प्रवाहित कर दिया। वैंग डांग में तुरंत ह्यू युहाव के शरीर से सोल पावर समाहित हो गई और उनकी मार्शल सोल्स का विलय पुनः सक्रिय हो गया। ये वास्तव में मार्शल सोल्स का एक सम्मेलन है और यह मेरी अपेक्षा से भी अधिक शक्तिशाली है। यह मार्शल सोल्स का 100% सम्मेलन है, ह्यू युहाव ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। लेकिन वैंग डांग थोड़ा अचंभित लग रहा था और उसने ह्यू युहाव को हैरानी से देखा। 100% मार्शल सोल फ्यूजन। युहाव, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? ह्यू युहाव ने वैंग डांग को समझाना शुरू किया। सरल शब्दों में कहें तो हमारी आभाएं पूरी तरह से अनुकूल हैं। हमारा वर्तमान संबंध पति पत्नी के समान है। एक पक्ष यिन है और दूसरा पक्ष यांग। दोनों पूर्णतः एक समान आभाएं क्रमशः यिन और यांग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके संयोजन से पूर्ण यिन और यांग सामंजस्य स्थापित होता है, जो अनिवार्य रूप से महान शक्ति को उजागर करेगा। बिल्कुल,
मैंने अभी जो कहा वह सिद्धांत है। इस स्थिति के लिए वैज्ञानिक शब्द मार्शल सोल फ्यूजन कहलाता है। डोलो डुअल कंपैरिजन दिस यू हैव इज टू क्रूल चैप्टर 65 फ्री वेब नॉवल। विमानों के बीच के अंतराल में इसे देखने के बाद सभी को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई। आखिरकार यहाँ कई आत्मा गुरु बहुत शक्तिशाली हैं और कुछ तो मार्शल सोल फ्यूजन के अध्ययन में विशेषज्ञता भी रखते हैं। हालांकि वे इस 100% मार्शल सोल फ्यूजन से अभी भी बहुत आश्चर्यचकित हैं। बीबी डांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि समानांतर दुनिया में हुआ युहाव को ऐसा अवसर मिलेगा। उसकी प्रतिभा पहले से ही प्रबल है और अब उसके पास 100% मार्शल सोल फ्यूजन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें नियति का पुत्र कहा जाता है। कियान रैंक्स्यू, वास्तव में यदि ऐसा होता है तो समानांतर दुनिया में हुआ युहाव की विकास दर और भी भयावह हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि भविष्य में वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। जूजी, ऐसा लगता है कि मैं शुरुआत से ही हार चुका हूँ। जूजी को बहुत अफसोस हुआ। उसने पहले सोचा था कि वैंग डांग से उसकी हार का कारण सिर्फ ये था कि वह ह्यू युहाव से थोड़ी देर से मिली थी। लेकिन अब से ह्यू युहाव और वैंग डांग एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इसके विपरीत वह थोड़ी अनावश्यक सी लगती है। इस वजह से उसे कुछ समय के लिए अकेलापन महसूस हुआ। इसके बाद ह्यू युहाव ने वैंग डांग को मार्शल सोल फ्यूजन के बारे में बहुत कुछ बताया। ह्यू युहाव की व्याख्या सुनने के बाद वैंग डांग को अंततः इस क्षमता के बारे में कुछ हद तक समझ आ गई। हालांकि उसे होश तभी आया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, पति पत्नी के बीच इस बेशर्म रिश्ते में क्या बुराई है? मैं तो एक पुरुष हूँ। ह्यू युहाव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और फिर उसके कान में फुसफुसाया, मैंने पहली बार सुना है कि पुरुषों में भी ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई की मार्शल सोल हो सकती है। वैंग डांग का चेहरा हैरानी से भर गया, तुम्हें ये बहुत पहले से पता था? ह्यू युहाव मुस्कुराए और सिर हिलाया। वैंग डांग को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने ह्यू युहाव को दूर धकेल दिया। बुरे आदमी, चले जाओ, बिस्तर से उतर जाओ। ह्यू युहाव ने उसका हाथ पकड़ा, उसे जोर से खींचा और अपनी बाहों में थाम लिया। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अभ्यास करने में मदद करो। उसे अचानक महसूस हुआ कि इस स्थिति में उसके शरीर में आत्मिक शक्ति की गति तेज हो गई है और वह अचानक खुश हो गया। वैंग डांग, क्यों न हम एक दूसरे को गले लगाकर अभ्यास करें? वैंग डांग ने उसे जोर से चुटकी काटी, भाड़ में जाओ। लेकिन वैंग डांग की ताकत ह्यू युहाव जितनी नहीं है। दरअसल उसने सिर्फ मना किया था। उसके शरीर ने ह्यू युहाव को उतना अस्वीकार नहीं किया। वह शर्मा गई और काफी देर तक हिचकिचाती रही। फिर उसने ह्यू युहाव से कहा, हम साथ में अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे पकड़कर अभ्यास नहीं करा सकते, ये कैसा लगेगा? ह्यू युहाव मुस्कुराए और सहमत हो गई। ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। जब तक वैंग डांग सहमत है, तब तक सब ठीक रहेगा। वह जानता है कि हर चीज में समय लगता है। अगर वह अभी उसे गले लगाने नहीं देती, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में भी उसे गले लगाने नहीं देगी। उन दोनों में शौर्यपूर्ण आत्मा का 100% सम्मिलन है, जो स्वर्ग में बनी जोड़ी है। इसलिए वह जल्दबाजी नहीं करेगा। सियो डॉमर, समानांतर दुनिया में तुम पूरी तरह से युहाव के नियंत्रण में हो। वैंग डॉमर शर्म से लाल हो उठी, ये कमीना कितना बुरा है। उसने बगल में खड़े ह्यू युहाव को घूर कर देखा। अप्रत्याशित रूप से जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि ह्यू युहाव एक तरफ गंभीरता से पढ़ाई कर रहा था। ह्यू युहाव, मैं समानांतर दुनिया में बहुत शक्तिशाली हूँ। मैंने पहली बार इतना शर्मीला डॉमर देखा है। नहीं, मुझे उससे सीखना होगा। वैंग डॉमर लगभग शर्मिंदा हो गई। मत सीखो, सीखोगे तो बिगड़ जाओगे। ह्यू युहाव को कोई परवाह नहीं थी। जब तक वह वैंग डॉमर को चूम और गले लगा सकता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह बुरी बातें सीखता है या नहीं। इसलिए उसने वैंग डॉमर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दूसरी ओर सियो वू ने आह भरते हुए कहा, जवान होना कितना अच्छा है। उसने अपनी निगाहें दूसरी तरफ घुमा ली, क्योंकि वह मूल रूप से टैंग सन का रवैया देखना चाहती थी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उस समय टैंग सन के चेहरे पर भी मुस्कान होगी। अरे भाई सान, तुम इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहे हो? टैंग सन ने जवाब दिया, मैं इस बात से खुश क्यों न हूं कि मेरी बेटी को कोई ऐसा मिल गया है जिसे वह पसंद करती है, और यह व्यक्ति बेहद असाधारण है। सियो वू ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि टैंग सन ने अभी अभी जो कहा था वह पूरी तरह से बनावटी था।
हालांकि वह खुश था, लेकिन इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए घर मिल गया था। चाहे उनकी बेटी की मुलाकात ह्यू युहाव से हो या ये 100% मार्शल सोल फ्यूजन, ये सब टैंग सन द्वारा स्वयं योजनाबद्ध किया गया था। उसका लक्ष्य ह्यू युहाव को हराना था, और वह ह्यू युहाव को कैसे हरा सकता था। टैंग सन की पहली योजना अपनी बेटी के शरीर पर एक मुहर लगाने और एक दिव्य विचार छोड़ने की थी। फिर वह मार्शल सोल फ्यूजन का उपयोग करके ह्यू युहाव और उसकी बेटी को अभ्यास के लिए आकर्षित करता था। इस अभ्यास की प्रक्रिया में वह इस दिव्य विचार का उपयोग करके ह्यू युहाव के मन को सूक्ष्म रूप से बदल देता था, जिससे वह अपनी बेटी के प्रति समर्पित हो जाता था। और जब तक ह्यू युहाव अपनी बेटी के प्रति समर्पित रहेगा, तब तक उसके लिए उसे नियंत्रित करना आसान होगा। तो ये रणनीति टैंग सन द्वारा तैयार की गई थी। अपनी योजना को पूरी तरह सफल होते देख उसके चेहरे पर मुस्कान बेहद खिल उठी। लेकिन इस समय तस्वीर में ह्यू युहाव और वैंग डांग अभ्यास कर रहे थे। उसके शरीर पर मौजूद रहस्यमयी वस्तु से अचानक काली रोशनी निकलने लगी। काली रोशनी चमकी और काली दिव्य शक्ति सीधे वैंग डांग के शरीर में प्रवेश कर गई। फिर इस काली दिव्य शक्ति ने सीधे वैंग डांग के शरीर में लगी मुहर को भेद दिया। इस समय ह्यू युहाव और वैंग डांग अभ्यास की अवस्था में थे और उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रहस्यमय कलाकृति ने पहले ही उससे एक दिव्य विचार प्रेत को प्रत्यक्ष रूप से निकाल लिया था। अचानक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। फिर उस प्रेत को काली दिव्य शक्ति द्वारा सीधे कलाकृति में खींच लिया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। काली रोशनी जल्दी ही गायब हो गई। फिर यह वापस ह्यू युहाव के शरीर में लौट आया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इस समय चैट रूम में मौजूद हर कोई अचंभित था। जिंग होचिन, रुको, अभी अभी वो काली रोशनी क्या थी? और वो प्रेत क्या था? आखिर हो क्या रहा है? वैंग डॉन्ग, मेरे शरीर में ऐसी कोई चीज है? क्या ये सही नहीं है? ये देखकर टैंग सन को भी खूब पसीना आने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि यह अच्छा नहीं है। अगर यह मामला सार्वजनिक हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय तक मामला पूरी तरह से उजागर हो चुका था। स्क्रीन पर दृश्य देखने के बाद सियोगू ने तुरंत टैंग सन की ओर देखा और उनसे पूछा, भाई सन, अभी अभी क्या हुआ? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह आपकी दिव्य चेतना होनी चाहिए, है ना? आपकी दिव्य चेतना सियोची के शरीर में क्यों है? बगल में खड़े विनाश के देवता ने भी कड़े स्वर में पूछा, समुद्र के देवता, मुझे भी इस मामले में जिज्ञासा है। आशा है आप मुझे इसका उत्तर देंगे। डोलो, डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 66 फ्री वेब नॉवल। ये शब्द कहते ही विनाश के देवता ने तांग सान की ओर एक नजर डाली। उनकी आंखों में गहरा संदेह उभर आया। उसने देखा कि वो दिव्य विचार तांग सान का ही था। इसलिए यदि तांग सान उस समय कोई वैध कारण नहीं दे पाता, तो विनाश के देवता के पास ये संदेह करने का पूरा आधार होता कि तांग सान ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। जी हाँ, सी गॉड, कृपया समझाएं। उसके आसपास मौजूद अन्य सभी देवता एक साथ तांग सान की ओर देखने लगे। उन्होंने अपनी निगाहें उस पर जमा दी, ये जानने के लिए कि वह क्या स्पष्टीकरण दे सकता है। स्वाभाविक रूप से ये देखकर तांग सान को बहुत पसीना आ रहा था। सच कहूं तो उसे यह घटना दिन ब दिन और भी ज्यादा नापसंद होती जा रही थी। हालांकि वीडियो प्लेबैक के दौरान कोई पुरस्कार जीतने वाला क्विज हो सकता है, लेकिन तांग सान को अब तक एक भी पुरस्कार नहीं मिला था। इसके उलट पुरस्कार मिलने के बाद उसके शत्रु और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे, और इस मनहूस स्क्रीन ने उनके कई रहस्यों को भी सार्वजनिक कर दिया था। इससे तांग सान को सिरदर्द होने लगा था। मूल समय रेखा में तांग सान ने बाद में कई बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, जिससे वह इस बारे में सावधानी से सोचते ही तेजी से असहज महसूस करने लगा था। उस समय उन्हें इससे निपटने का कोई तरीका नहीं पता था, लेकिन सौभाग्य से इस मामले को सुलझाना अभी भी आसान था। उसने गहरी सांस ली और कहा, इसमें समझाने जैसी क्या बात है? सियोची मेरी बेटी है और वह अकेले ही डोलो कॉन्टिनेंट पर गई थी। हालांकि मैं देवलोक में कानून प्रवर्तक हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, इसलिए मैं हर समय सियोची की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। फिर भी एक पिता के रूप में मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। इसलिए मैंने उसकी आध्यात्मिक सागर की गहराई में एक दिव्य चेतना छोड़ दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे सील किया जा सके। ये दिव्य चेतना सामान्य दिनों में सक्रिय नहीं होती, लेकिन एक बार जब सियोची जीवन मरण की संकट में फंस जाती, तो यह उसकी जान बचा सकती है। यही इसका असली उद्देश्य है। तांग सान ने सामने बैठे सभी लोगों के लिए एक सुंदर औचित्य गढ़ लिया।
हालांकि इस दिव्य चेतना का मूल उद्देश्य वैंग डोंगर और ह्यू युहाव को नियंत्रित करना था, लेकिन तांग सान के हेरफेर के बाद यह उसकी बेटी की रक्षा करने का साधन बन गया। ऐसा करते हुए उसने अपने नेक इरादों का पूरा बखान कर दिया। अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किया गया था, तो यह नियमों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था। तांग सान के ये शब्द सुनकर उपस्थित सभी देवताओं को अचानक सब समझ आ गया। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव भर गया। तो बात ऐसी है, आप सचमुच सी गॉड हैं और आप दूरदर्शी भी हैं। सियोची बहुत भाग्यशाली है कि उसे आप जैसा पिता मिला। सौभाग्य से हमने जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, वरना हम एक अच्छे व्यक्ति पर गलत आरोप लगा देते। देवता लगातार तारीफ करते रहे। उन्होंने तांग सान की कही हुई बात पर पूरी तरह विश्वास कर लिया था। ये सुनकर सियो वो भी बहुत भावुक हो गई। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, भाई सान, मुझे आपसे इतनी सहानुभूति की उम्मीद नहीं थी। मैंने अभी अभी तुम्हारे साथ गलत किया है। तांग सान ने सियोवू के चेहरे पर चुंबन किया और मुस्कुराते हुए कहा, नादानी लड़की, सही या गलत जैसी कोई चीज नहीं होती। बस मैं तुम्हें पहले बता देना भूल गया था। पूछने में क्या बुराई है। ये सुनकर सियोवू एक बार फिर बेहद भावुक हो गई। विनाश के देवता ने इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि वह हमेशा तांग सान में खामियां ढूंढना चाहता था, फिर भी इस बार वह पहले से कहीं अधिक अनुशासित रहा। चूंकि तांग सान निर्दोष था, इसलिए वह किसी अच्छे व्यक्ति पर गलत आरोप नहीं लगाएगा। इस क्षण उसने तुरंत अपनी निगाहें हटा लीं। आखिरकार एक बड़ी आपदा से बच गए। ये देखकर तांग सान ने राहत की सांस ली। वह थोड़ा शांत हो गया। हालांकि स्क्रीन पर मौजूद रहस्यमयी कलाकृति को दोबारा देखते ही तांग सान का चेहरा अचानक और भी गंभीर हो गया। एक साधारण कलाकृति भी अपने स्वामी को पहचाने बिना मेरी चेतना को आसानी से निकालकर कुचल सकती है। ये कलाकृति किस देवता की है? इसकी पहचान क्या है? यह इतना शक्तिशाली क्यों है? तांग सान मन ही मन सोचता रहा। उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर होते गए। समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव से मुकाबला करना पहले से ही बहुत मुश्किल था, और अब इस शक्तिशाली कलाकृति ने स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। स्क्रीन पर ह्यू युहाव और वैंग डान का अभ्यास जारी रहा। अपने अभ्यास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ह्यू युहाव ने अपने द्वारा बनाए गए कौशल वैंग डान को सिखा दिए। इन कौशलों की मदद से वैंग डान की आत्मशक्ति का संचार तेज हो गया। इससे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मार्शल सोल फ्यूजन के माध्यम से अभ्यास की दक्षता में सुधार हुआ। केवल एक रात के अभ्यास के बाद ह्यू युहाव ने अपने क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की और अपनी आत्मिक शक्ति को सफलतापूर्वक 26वें स्तर तक पहुंचा दिया। हालांकि मार्शल सोल फ्यूजन का उपयोग करके पहले अभ्यास सत्र के बाद भी ह्यू युहाव और वैंग डान थोड़े थके हुए थे। इसलिए जब वे देर रात तक अभ्यास करते थे तो दोनों को कुछ थकान महसूस होती थी। तीव्र नींद के कारण ह्यू युहाव और वैंग डान ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और एक ही तकिए पर सो गए। जब वैंग डान अगले दिन जागी तो उसने खुद को ह्यू युहाव की बाहों में पाया और उसके गाल लाल हो गए। वह चौंक गई और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन चूंकि ह्यू युहाव ने उसे कसकर गले लगा रखा था, इसलिए वह केवल अपना सिर उसकी छाती पर टिकाए रख सकी। अचानक उसे याद आया कि उसने आखिरी बार ह्यू युहाव के सुडौल शरीर को कब देखा था और वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने हाथ बढ़ाकर उसके पेट के निचले हिस्से को छू लिया। वह हंस पड़ी, ये बदबूदार आदमी तो काफी मजबूत है। अचानक ह्यू युहाव की भौहें हिली, मानो वह जागने ही वाला हो। वैंग डान ने तुरंत सोने का नाटक कर दिया। ह्यू युहाव, डॉग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसमें इतनी माहिर हो। तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। वैंग डॉग, अरे बकवास मत करो, यह मैंने समानांतर दुनिया में किया था। इससे मेरा क्या लेना देना है? ह्यू युहाव, क्या तुम वही व्यक्ति नहीं हो? वैंग डॉग ने हठपूर्वक जवाब दिया, मैं नहीं। ह्यू युहाव की टिप्पणी के बाद उसने वैंग डान की कमीज उठाकर उसे छूने की योजना बनाई, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके पेट पर मांसपेशियां नहीं हैं। उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। नहीं, लगता है इस घटना के बाद मुझे कसरत करनी पड़ेगी। मैं कुछ मांसपेशियां भी बनाना चाहता हूँ। ह्यू युहाव ने वैंग डान की पिछली हरकत पर पहले ही ध्यान दे लिया था, लेकिन उसे बेनकाब करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह ऐसे उठा जैसे उसे कुछ पता ही न हो और फिर वैंग डान को दोबारा जगाया। हाथ मुंह धोने के बाद वे दोनों साथ में नाश्ता करने के लिए कैफेटेरिया चले गए। खाना खाने के बाद वे सीधे कक्षा में जाने के बजाय शिक्षण कार्यालय की ओर चल पड़े।
वे शिक्षण कार्यालय में दाखिल हुए और उन्हें कल वाला शिक्षक मिला। शिक्षक जी, क्या कल हमने जिस शिफ्ट परिवर्तन के बारे में बात की थी वह सुचारू रूप से पूरा हो गया? युहाव ने शिक्षक से पूछा। तो ये आप ही हैं। शिफ्ट परिवर्तन स्वीकृत हो गया है। बधाई हो। ये सुनकर शिक्षक ने हल्की सी मुस्कान दी और युहाव से बात की। डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 67 फ्री वेब नॉवल। शिक्षक का उत्तर सुनकर युहाव अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार कल के निरीक्षण के बाद वह पहले ही जान चुका था कि जोई सिर्फ एक नाम है और युहाव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उससे शिक्षा प्राप्त करना जारी नहीं रखना चाहता था। इस समय वह ये जानकर बहुत आभारी था कि वह अपनी शिफ्ट बदल सकता है। लेकिन दूसरी ओर वैंग डान को अभी भी राहत नहीं मिली थी। उसने घबराकर शिक्षक से पूछा, शिक्षक जी, क्या हमें एक ही कक्षा में रखा गया है? वैंग डान ने शिक्षक की ओर गंभीरता से देखा। वैंग डान का सवाल सुनने के बाद शिक्षक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप दोनों एक ही कक्षा में हैं, यह आपके लिए सौभाग्य की बात है। उच्च अधिकारियों ने आपको प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए क्लास 7 में नियुक्त किया है। अब आप कक्षा में जा सकते हैं। तभी वैंग डान के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई। वह शिक्षक से कहे बिना नहीं रह सकी, धन्यवाद शिक्षक। फिर वह बेहद संतुष्टि महसूस करते हुए युहाव के साथ चली गई। वैंग डान को इतना खुश देखकर युहाव ने उसे चिढ़ाए बिना नहीं रह सका। क्यों? क्या मेरे साथ एक ही कक्षा में होने पर खुश होना वाकई इतना जरूरी है? लेकिन वैंग डान ने थोड़ा घमंडी लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस इसलिए खुश हूं क्योंकि मैंने जोई को छोड़ दिया है। युहाव ने जानबूझकर कहा, तो मैं तुम्हारे साथ एक ही कक्षा में नहीं रहूंगा। वैंग डान अचानक घबरा गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जल्द ही उसने युहाव की अर्थपूर्ण मुस्कान देखी और घबराकर बोली, हंसो मत। तलों के बीच के अंतराल में इस दृश्य को देखने के बाद सीओ ने अनजाने में कहा, डॉम, मुझे लगता है कि तुम समानांतर दुनिया में युहाव के पूरी तरह से वश में हो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वह जब चाहे तुम्हें हंसा सकता है और जब चाहे तुम्हें रुला सकता है। तुम तो लगभग उसी की तरह बन रही हो। वैंग डॉम अचानक शर्मा गई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हम तो बस दोस्त हैं। सीओ ने नाराजगी से कहा, दोस्त? कुत्ते भी ये सुनकर अपना सिर हिला देंगे, तुम सब एक साथ सोए थे। ये सुनकर वैंग डॉम फिर से शर्मा गई और क्लास 7 की प्रथम वर्ष की शिक्षिका म्यूजिन आश्चर्य से भर उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं समानांतर दुनिया में युहाव को प्रशिक्षित कर सकूंगी और उसे जोई से छीन सकूंगी। अगर जोई को इसके बारे में पता चलता तो वह इतनी क्रोधित होती कि शायद क्रोध से मर ही जाती। अफसोस की बात है कि वह अब यहाँ नहीं है, वरना मैं देख पाती कि वह कितनी दुखी होती। म्यूजिन ने मन ही मन कुछ दुष्ट आनंद के साथ सोचा। वह और जोई हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, इसलिए उसे जोई को कष्ट में देखकर स्वाभाविक रूप से खुशी हुई। खैर, देखने के लिए कुछ दिलचस्प जरूर होगा। इस बीच शानजी और बाकी सभी लोग चिंतित थे। आखिरकार जोई समानांतर दुनिया में एक बार युहाव को निराश कर चुकी थी। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो युहाव शायद छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वे इस समय काफी चिंतित थे। टीचर म्यूजिन, क्या सब ठीक है? उन सभी ने दोबारा स्क्रीन की ओर देखा। अब उनकी सारी उम्मीदें म्यूजिन पर टिकी थीं और स्क्रीन पर शिक्षण कार्यालय से निकलने के बाद युहाव और वैंग डान तुरंत क्लास 7 की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें थोड़ी देर के लिए देरी हो गई क्योंकि वे पहले शिक्षण कार्यालय गए थे। जब वे शिक्षण भवन पहुंचे तब तक कक्षा की घंटी बज चुकी थी। प्रथम क्लास 7 में प्रवेश करने के लिए उन्हें पहले क्लास 1 से गुजरना पड़ता था। युहाव और वैंग डान क्लास 7 में जाते समय क्लास 1 के दरवाजे पर गलती से जोई से टकरा गए। तुम दोनों आज देर से आए हो, जल्दी अंदर आओ। अगर कक्षा के अन्य छात्र देर से आते तो जोई उस समय क्रोधित हो जाती। लेकिन युहाव और वैंग डान के देर से आने के कारण जोई क्रोधित नहीं हुई। वह जानती थी कि उन दोनों का भविष्य असीमित है, इसलिए उसने उनके प्रति अधिक धैर्य दिखाया। क्षमा करें टीचर जो, हमने कक्षा परिवर्तन के लिए आवेदन किया था और उसे मंजूरी मिल गई है। लेकिन युहाव और वैंग डान अंदर नहीं गए। द्वार पर जोई की बातें सुनने के बाद युहाव ने बहुत ही विनम्रता से बात की। उसने ईमानदारी से काम किया, लेकिन इससे जोई स्तब्ध रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अरे, क्या हो रहा है? हर बात पर चर्चा हो सकती है। मेरे साथ पढ़ना अच्छा नहीं है क्या?
जोई अचानक थोड़ी चिंतित हो गई। आखिरकार ह्यू युहाव और वैंग डांग जैसे प्रतिभाशाली बच्चे केवल अभ्यास से ही प्रतिभावान बन जाते हैं। वह चाहती थी कि वे उसके साथ रहें और पढ़ाई करें, इसलिए इस समय उसका रवैया नरम पड़ गया और उसने ह्यू युहाव और वैंग डांग को अपने साथ पढ़ाई जारी रखने के लिए मनाने की योजना बनाई। क्षमा कीजिए टीचर जो, हमने पहले ही निर्णय ले लिया है। लेकिन ह्यू युहाव जोई के अनुरोध पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने जोई को जवाब दिया और फिर वैंग डांग के साथ आगे बढ़ गए। खिड़की के पास बैठी सियो सियो ने उनकी बातचीत सुनी। उसने कुछ हैरानी से चुपके से उनकी ओर देखा और अंत में देखा कि ह्यू युहाव और वैंग डांग क्लास 7 के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए और सीधे अंदर चले गए। सियो सियो की आंखों में एक विशेष रंग दिखाई दिया। इसी बीच जोई का चेहरा बेहद असहज हो गया। उसने ह्यू युहाव को क्लास 7 में प्रवेश करते देखा, जो म्यूजिन की कक्षा थी। धिक्कार है, आखिर हो क्या रहा है? जोई ने गुस्से में अपने दांत पीसे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल आज्ञाकारी भाव से कक्षा में वापस जा सकी, क्योंकि ह्यू युहाव और वैंग डांग, जिन दो छात्रों के बारे में वह बहुत आशावादी थी, वे चले गए थे, इसलिए जोई का मूड बहुत खराब था। इस वजह से कक्षा के छात्र भी बदकिस्मत हो गए और उन्हें जोई ने फिर से डांट लगाई। डांट खाने के बाद सियो सियो थोड़ी असंतुष्ट महसूस कर रही थी। उसने खिड़की के बाहर शिक्षण विभाग की ओर अजीब भाव से देखा और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। तलों के बीच के अंतराल में ये दृश्य देखकर म्यूजिन जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, कितना बढ़िया, ये बदबूदार औरत तो बहुत गुस्से में है। म्यूजिन अपनी हैरानी को रोक नहीं पाई। उसने अपनी खुशी खुलकर जाहिर की जब उसने देखा कि स्क्रीन पर प्रथम वर्ष की कक्षा के कई छात्र अजीब भावों के साथ शिक्षक कार्यालय की ओर देख रहे थे। म्यूजिन को लगा कि ये छात्र भी अपनी कक्षा बदलना चाह सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि इससे जोई को गंभीर चोट लग सकती है। ये सोचकर म्यूजिन और भी ज्यादा खुशी से मुस्कुरा उठी। डोलो डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 68 फ्री वेब नॉवल। और स्क्रीन पर इस समय ह्यू युहाव और वैंग डांग ने क्लास 7 में प्रवेश कर लिया है। क्योंकि उसे पहले ही सूचित कर दिया गया था, इसलिए म्यूजिन को ये भी पता था कि आज कक्षा में 2 नए छात्र होंगे। म्यूजिन की शिक्षण शैली जोई की शिक्षण शैली से बिल्कुल अलग है। वह शिक्षकों और छात्रों के बीच पारस्परिक सम्मान और साझा शिक्षण की अवधारणा पर जोर देती है। इसलिए भले ही वह इस समय ह्यू युहाव और वैंग डांग की प्रतिभाओं के बारे में नहीं जानती थी, फिर भी उसने उनके आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कक्षा में छात्रों के बीच भी खुशनुमा माहौल था। ये जोई की प्रथम वर्ष की कक्षा से बिल्कुल विपरीत था। युहाव, ये क्लास काफी अच्छी लग रही है, वैंग डांग ने कहा। इस कक्षा में आने के बाद भी वैंग डांग ह्यू युहाव के साथ बैठा रहा। कुछ बार अवलोकन करने के बाद उसने अपनी प्रारंभिक धारणा ह्यू युहाव के साथ साझा की। ह्यू युहाव ने वैंग डांग की ओर सहमति में सिर हिलाया। खैर, यहाँ का माहौल वाकई बहुत अच्छा है, उसने जवाब दिया। हालांकि मैं शिक्षण क्षमता में और अधिक सुधार देखना चाहता हूँ। ह्यू युहाव के बोलने के बाद वह चुप हो गया और सीधा बैठ गया, म्यूजिन की शिक्षण क्षमता का आकलन करने के इरादे से। वैंग डांग ने ह्यू युहाव की जरूरतों को समझा, इसलिए उसने बातचीत जारी रखने से परहेज किया और म्यूजिन को देखने में उसकी मदद की। तलों के बीच के अंतराल में ये दृश्य देखकर शानजी और अन्य लोग तनाव में आ गए। चलो टीचर म्यूजिन, समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव को बरकरार रखा जा सकता है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। शानजी ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। उनके चारों ओर मौजूद श्रेक अकेडमी के बुजुर्ग अत्यंत गंभीर मुद्रा में थे। लेकिन इसका केवल एक अपवाद था, जोई, जिसे श्रेक अकेडमी से निष्कासित कर दिया गया था और फैन यू से तलाक ले लिया गया था। विमानों के बीच के अंतराल में लड़ाई सख्त वर्जित है, इसलिए भले ही जोई को निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उस पर कभी किसी ने हमला नहीं किया था। जोई जानती थी कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है, इसलिए वह बस और लोगों को अपने साथ नीचे खींचना चाहती थी। वह श्रेक अकेडमी को फलते फूलते नहीं देख सकती थी और न ही वह अपनी प्रतिद्वंद्वी म्यूजिन की सफलता को बर्दाश्त कर सकती थी। इस समय वह अपने आप से बुदबुदाती रही, म्यूजिन, मर जा। समानांतर दुनिया में रहने वाला ह्यू युहाव आपके पाठ्यक्रम में कभी दिलचस्पी नहीं लेगा। अगर मैं पढ़ा नहीं सकती तो आप कैसे पढ़ा सकती हैं? म्यूजिन का कोर्स जल्द ही शुरू होगा। शुरुआत में उन्होंने एक सैद्धांतिक कक्षा ली। ह्यू युहाव ने सैद्धांतिक कक्षा की शुरुआत से ही म्यूजिन के दृष्टिकोण में अंतर को तुरंत पहचान लिया। उसका पाठ्यक्रम बारीकी पर केंद्रित है, जो जोई के व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है।
जिसमें हर चीज को सामान्यीकृत करने की प्रवृत्ति थी। म्यूजिन के व्याख्यान बहुत विस्तृत होते हैं और वह प्रत्येक भाग को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती हैं। म्यूजिन एक 6 वलय वाली आत्मा सम्राट हैं और श्रेक अकेडमी में इतने वर्षों के उन्नत अध्ययन और शिक्षण अनुभव के साथ उनकी शिक्षण क्षमता जोई से कहीं अधिक है। वह व्याख्यान देती रही, जिससे युहाव ने धीरे धीरे अपनी शुरुआती शंकाओं और टिप्पणियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये पाठ वास्तव में उपयोगी लगे। वैंग डान की नज़र भी म्यूजिन पर टिकी हुई थी। म्यूजिन की वास्तविक क्षमताओं का एहसास होने पर उसे खुशी हुई। एक ओर तो वह युहाव के लिए प्रसन्न थी और दूसरी ओर स्वयं के लिए। हालांकि वह युहाव को लंबे समय से नहीं जानती थी, फिर भी अनजाने में ही उसके मन में उसके प्रति एक अनुकूल धारणा बन गई थी और वह उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक थी। यह अच्छी बात है। म्यूजिन की शिक्षण क्षमता प्रभावशाली है और वह फिलहाल युहाव को संतुष्ट करने में सक्षम होनी चाहिए। तब उसे और युहाव को स्वाभाविक रूप से अलग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वैंग डान बेहद खुश हो जाता है। वैंग डान न केवल खुश है, विमानों के बीच के अंतराल में स्थित श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रसन्न हैं। शानजी खुशी से हंसते हुए बोली, ये है हमारे श्रेक अकेडमी के शिक्षकों की असली शिक्षण क्षमता। जो ये पहले क्या था, शर्मनाक। हाँ, इससे युहाव समानांतर दुनिया में जाने से बच जाएगा। यान शोजे ने म्यूजिन की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा, टीचर म्यूजिन ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ शिक्षक के पद पर आपकी पदोन्नति की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। म्यूजिन बेहद खुश थी। उसे लग रहा था कि युहाव उसका भाग्य का सितारा है। उसने तुरंत यान शोजे को धन्यवाद दिया। धन्यवाद डीन। फिर वह युहाव की ओर मुड़ी और बोली, तुम्हें भी धन्यवाद युहाव। आध्यात्मिक गुरुओं और छात्रों के माता पिता सहित राहगीरों ने भी इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा। श्रेक अकेडमी के बारे में उनकी धारणा एक बार फिर बदल गई। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले श्रेक अकेडमी को गलत समझा होगा। जो ये वह नीच व्यक्ति एक अपवाद होना चाहिए। इस शिक्षिका म्यूजिन को देखिए, क्या वह शानदार काम नहीं कर रही हैं? अचानक कई लोगों ने श्रेक अकेडमी के प्रति अपनी शत्रुता को कम करना शुरू कर दिया। बेशक इस समय जो ये बेहद गुस्से में थी। श्रेक अकेडमी को फिर से बेहतर होते देख वह क्रोधित हो गई। उसकी प्रतिद्वंद्वी म्यूजिन को अपने वरिष्ठों की प्रशंसा मिल जाने से उसका गुस्सा और भड़क उठा। इस समय वह केवल असहाय और क्रोधित महसूस कर सकती थी। एक खोए हुए कुत्ते की तरह वह उन पर गालियां बड़बड़ा रही थी। पहली सैद्धांतिक कक्षा समाप्त हुई। सैद्धांतिक कक्षा के बाद म्यूजिन ने कक्षा में उपस्थित छात्रों को व्यावहारिक सत्र के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, जिससे युहाव को थोड़ी निराशा हुई। हालांकि युहाव को जल्द ही पता चल गया कि म्यूजिन ने उन्हें दौड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन ये केवल वार्म अप था। दौड़ के बाद म्यूजिन के पास विशेष प्रशिक्षण विधियों का एक समूह था। उन्होंने छात्रों को ये सिखाया और उन्हें स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने दिया। प्रत्येक छात्र की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। कुछ को शक्ति की आवश्यकता होती है, कुछ को गति की और कुछ को सहनशक्ति की। म्यूजिन जानती थी कि एक ही तरीका सबके लिए कारगर नहीं होगा, इसलिए उसने छात्रों को सीधे मछली पकड़ना सिखाया और उन्हें अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार अभ्यास करने की अनुमति दी। उन्होंने कक्षा के छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की। बारी बारी से भाग लेते हुए उन्हें देखती रहीं और इस प्रतियोगिता के माध्यम से उनकी कमियों को इंगित करती रहीं। इससे युहाव बहुत संतुष्ट हुआ। ऐसा लगता है कि श्रेक अकेडमी की शिक्षा अब भी सराहनीय है, युहाव ने आह भरते हुए कहा। हाँ, लेकिन जो ये एक अपवाद है, वैंग डान ने आगे कहा। डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 69 फ्री वेब नॉवल। बेशक चून की स्क्रीन पर अभी तक शानजी और यान शोजे द्वारा किए गए स्वर्ग विरोधी कारनामों की श्रृंखला प्रदर्शित नहीं हुई है, इसलिए न तो समानांतर दुनिया में मौजूद युहाव और न ही लोगों के बीच के अंतराल में मौजूद आत्मा स्वामी समूह को श्रेक अकेडमी की वास्तविक समस्या का पता है। श्रेक अकेडमी में शिक्षण क्षमता और शिक्षकों की योग्यता के मामले में कोई कमी नहीं है। आखिरकार ये दोनों कॉन्टिनेंट की सबसे उत्कृष्ट अकादमी है, जो विशेष रूप से मार्शल आर्ट्स की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। माता पिता मूर्ख नहीं होते। अगर श्रेक अकेडमी में पढ़ाई कारगर साबित न होती तो वे अपने बच्चों को कभी वहां नहीं भेजते। जिस तरह से वे अपने बच्चों को श्रेक अकेडमी भेजते रहते हैं, उससे पता चलता है कि मार्शल आर्ट्स की शिक्षा देने में यह अकादमी कम से कम अपेक्षाकृत अच्छी है। हालांकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, श्रेक अकेडमी की असली समस्या कहीं और है। प्रबंधन आत्मसंतुष्ट है और प्रगति का विरोध करता है। अकादमी में कई उत्कृष्ट शिक्षक हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट शिक्षक भी हैं।
इनमें सबसे कुख्यात यान शोजे और शानजी जैसे व्यक्ति हैं। विशेष रूप से चिंताजनक बात शानजी की है, जिन्हें होली स्पिरिट चर्च के ग्रैंड एल्डर की उपाधि प्राप्त है, जिसके कारण उन पर गलत आरोप लगाना असंभव है। इसलिए श्रेक अकेडमी लंबे समय तक रहने लायक जगह नहीं है। हालांकि युहाव और लोगों के बीच स्थित आत्मा स्वामी इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं। म्यूजिन के शानदार प्रदर्शन की वजह से कई लोग श्रेक अकेडमी के दीवाने हो गए हैं। उनका तर्क है कि हालांकि जोई की पिछली घटना घृणित थी, लेकिन पूरे अकादमी पर अपना गुस्सा निकालना उचित नहीं होगा। श्रेक अकेडमी के अन्य शिक्षक अभी भी काफी प्रशंसनीय हैं। इसलिए कई आत्मा गुरुओं ने श्रेक अकेडमी के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को त्यागना शुरू कर दिया। धारणा में आए इस बदलाव से शानजी, यान शोजे और अन्य लोग बेहद प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने मुश्किल दौर पार कर लिया है और वे थोड़ा निश्चिंत होने लगे, यह मानते हुए कि अब वे चैन से सो सकते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो बस तूफान से पहले की शांति थी। इंतजार, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। अगर श्रेक के पास एक जोई हो सकती है, तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती? जब एक समस्या होती है, तो इसका मतलब यह है कि समस्याएं अन्य पहले से अज्ञात क्षेत्रों में भी फैल सकती हैं। तो बस चुपचाप इंतजार करो। जिंग हॉन्चन ने ठंडी सी झंझनाहट के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसे नहीं लगता था कि मामला यही खत्म हो जाएगा। उसे बस इतना लगा कि अभी जो कुछ सामने आना बाकी है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। और इस समय स्क्रीन पर इस निरीक्षण के बाद युहाव ने म्यूजिन की शिक्षण क्षमता को पूरी तरह से पहचान लिया है। उनका मानना है कि श्रेक अकेडमी में कुछ समय रुकना सार्थक रहेगा। आखिरकार वह म्यूजिन से बहुत कुछ सीख सकता है, इसलिए वह इसका भरपूर लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। म्यूजिन की सलाह पर युहाव और वैंग डान फिर से श्रेक अकेडमी के पुस्तकालय में पहुंचे। उनका मानना है कि श्रेक अकेडमी का उनके लिए सबसे बड़ा फायदा शिक्षकों से मिलने वाला मार्गदर्शन मात्र नहीं है। इसके बजाय यह विशाल खुला ज्ञान भंडार है। ये ज्ञान भंडार श्रेक अकेडमी के 10,000 वर्षों के इतिहास का संकलन है। इन पुस्तकों में दर्ज पाठों में पूर्वजों के अनुभव और शिक्षाएं समाहित हैं। चाहे आत्मा गुरुओं के सिद्धांत की चर्चा हो या व्यवहारिक युद्ध की, इनमें सब कुछ शामिल है। एकमात्र क्षेत्र जिसमें अपेक्षाकृत कमी हो सकती है, वह है शरीर, मार्शल सोल और आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों से संबंधित ज्ञान। हालांकि उस पर भी अभी चर्चा की जा सकती है। इस पुस्तकालय में मौजूद ज्ञान का भंडार छात्रों के लिए लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए पर्याप्त है। पुस्तकालय में प्रवेश करने के बाद युहाव को ये बात समझ में आई। अगर उसे पहले से पता होता कि श्रेक अकेडमी में ऐसा संसाधन मौजूद है, तो वह शिक्षक का आकलन करने में समय नहीं लगाता, वह सीधे इन किताबों को पढ़ने में जुट जाता। आखिरकार उस दिन युहाव ने केवल एक छोटी अकादमी के सैद्धांतिक ज्ञान को सीखा और उसका सारांश प्रस्तुत किया और उससे बहुत कुछ सीखा। यदि युहाव श्रेक अकेडमी पुस्तकालय में मौजूद सभी ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो वह स्वयं ज्ञान का भंडार बन सकता है। इसके मुकाबले बाकी सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। इस प्रकार इसके बाद के काल में युहाव ने अपने अध्ययन जीवन की शुरुआत की। वह प्रतिदिन म्यूजिन की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होता था, लेकिन इसके अलावा वह अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में पढ़ने और अध्ययन करने में व्यतीत करता था। उन्होंने पढ़ी हुई प्रत्येक पुस्तक का सारांश प्रस्तुत किया। इसके अलावा अध्ययन करते समय वह एक समय में केवल एक ही प्रकार के पाठ पर ध्यान केंद्रित करता था, अच्छे और बुरे पाठों के मिश्रण से बचता था। उन्होंने कृषि संबंधी पुस्तकों से शुरुआत की। युहाव समझ गया था कि उसकी वर्तमान क्षमता अभी भी सीमित है और उसे एक ठोस नींव रखने की आवश्यकता है। इसलिए उसने तत्काल युद्ध शक्ति की मांग नहीं की। उसका प्राथमिक ध्यान बेहतर साधना विधियों को खोजने, अपनी साधना की गति बढ़ाने और आत्मशक्ति संचित करने पर था। एक बार जब उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, तो वह अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ा सकता है। इसलिए पढ़ते और सारांशित करते समय उन्होंने खेती से संबंधित सामग्री को प्राथमिकता दी। अपने लगनशील अध्ययन के माध्यम से युहाव को शीघ्र ही महत्वपूर्ण लाभ मिलने लगे। उन्होंने अपनी खेती में पहले की गई कुछ छोटी मोटी गलतियों को सफलतापूर्वक पहचान लिया। इसके अलावा उन्होंने आत्मा के मूल और संपीड़ित आत्मा शक्ति जैसी अवधारणाओं के बारे में सीखा, जिन्हें पहले केवल 7वें और 8वें छल्ले के आत्मा संतों और आत्मा डोलोस द्वारा ही समझा जाता था, या ऐसे विचार जिनके बारे में 10,000 साल बाद डोलो कॉन्टिनेंट में प्रचलन में आने की उम्मीद थी। इस प्रकार युहाव का दृष्टिकोण और ज्ञान का आधार तेजी से विस्तार कर रहा है। इस नए ज्ञान के साथ उसकी साधना की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त
चूंकि उसके पास पहले से ही पर्याप्त आत्मिक शक्ति थी और वैंग डांग उसके साथ अभ्यास करता था, इसलिए उसने अभ्यास में तेजी से प्रगति की। महज 1 महीने में ह्यू युहाव की आत्मिक शक्ति का स्तर काफी बढ़ गया है। उनकी आत्मिक शक्ति का स्तर अब पार हो गया है और बढ़कर 28वें स्तर पर पहुंच गया है। वह अपनी तीसरी आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मा शक्ति से केवल 2 स्तर दूर है। स्क्रीन पर चित्र लगातार चलते रहने के दौरान विभिन्न लोगों के बीच के अंतराल में मौजूद आत्मा स्वामी विस्मय में डूब गए। इस प्रगति को देखकर वे स्तब्ध रह गए। ह्यू युहाव के हालिया सुधार आश्चर्यजनक हैं। इस रफ्तार से तो ऐसा लगता है कि ह्यू युहाव प्रथम वर्ष की प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही अपनी आत्मा शक्ति को लगभग 30वें स्तर तक बढ़ा लेगा। प्रगति की यह गति तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। डोलो डुअल कंपैरिजन दिस युहाव इज टू क्रूल चैप्टर 70 फ्री वेब नॉवल। इस समय न केवल लोगों के बीच के अंतर में मौजूद साधारण आत्मा स्वामी बल्कि शीर्ष आत्मा स्वामी भी समानांतर ह्यू युहाव के विकास को देखकर बहुत प्रभावित हुए। म्यूएन ने कहा, ये बच्चा और भी बेहतर हो गया है। न केवल उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है, बल्कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसने आत्मा शक्ति के संपीड़न को पहले ही समझ लिया है। आत्मा की शक्ति को संपीड़ित करके इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है ताकि आत्मा की शक्ति की एक इकाई दूसरों की शक्ति की कई इकाइयों के बराबर हो सके। मुझे भी यह बात तब तक समझ नहीं आई जब तक मैं एक टाइटल डोलो नहीं बन गया, लेकिन वह अब इसे आजमाने के लिए तैयार है। एक बार जब वह सफल हो जाता है तो टाइटल डोलो बनने से पहले वह अपने स्तर पर नहीं बल्कि सभी स्तरों पर अजेय हो सकता है। म्यूएन ने समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की समझ पर आश्चर्य व्यक्त किया। कॉन्ग डेमिंग ने बिना सोचे समझे कहा, अगर वह मेरे सन मून एम्पायर में आ सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं उसे प्रशिक्षित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इस रफ्तार से तो वह सबसे शक्तिशाली आत्मा स्वामी और सबसे शक्तिशाली आत्मा अभियंता बन सकता है। वह दोनों कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। वह समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव के बारे में भी बहुत आशावादी था। इस बीच ह्यू युहाव खुद पूरी तरह से अचंभित रह गया। अगर उसे सही से याद हो तो उस समय वह लगभग 10वें स्तर पर ही था, जबकि समानांतर ह्यू युहाव 30वें स्तर तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा वह आत्मा के मूल और संकुचित आत्मा शक्ति जैसी उन्नत अवधारणाओं को पहले से ही समझ रहा था। सच कहें तो ह्यू युहाव को अभी भी इन अवधारणाओं की अस्पष्ट जानकारी ही थी। ये सब देखने के बाद उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उनका नाम एक जैसा था, फिर भी उसे लगा कि समानांतर दुनिया में रहने वाले ह्यू युहाव की तुलना में वह एक साधारण जीवन जी रहा है। ये साल समय की बर्बादी जैसे लगे। बीबी डांग ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह सफल हो पाएगा या नहीं। सभी लोग उत्सुकता से स्क्रीन की ओर देखते रहे, ये देखने के लिए कि क्या समानांतर ह्यू युहाव एक और सफलता हासिल कर पाएगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव को दर्शाने वाली स्क्रीन अचानक काली हो गई। मूल टाइमलाइन में ह्यू युहाव को प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन फिर से रोशन हो गई। सभी आत्मा गुरु स्तब्ध रह गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह क्या है? ये फिर से वापस क्यों चालू हो गया? क्या हमें मूल समयरेखा में ह्यू युहाव को फिर से देखना होगा? इसमें इतना दिलचस्प क्या है? विभिन्न लोगों के बीच स्थित आत्मा स्वामी असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। आखिरकार वे समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की महानता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, लेकिन अंत में उन्हें वापस उसके मूल रूप को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अचानक हुए बदलाव से उन्हें बेहद असहज महसूस हुआ। मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है। मुझे मूल समयरेखा में ह्यू युहाव को फिर से देखना होगा। ओह, कितना परेशान करने वाला है। आत्मा स्वामी असंतोष से बड़बड़ाने लगे। हालांकि वे इस अंतरिक्ष के नियमों के आगे शक्तिहीन थे, इसलिए वे मूल समयरेखा में घटित हो रही घटनाओं को केवल देख ही सकते थे। जितना ज्यादा वे देखते गए, उतना ही ज्यादा वे ऊबते गए। मूल समयरेखा में ह्यू युहाव बेहद कमजोर प्रतीत होता था। उसी क्षण स्क्रीन पर ह्यू युहाव को जोई द्वारा पढ़ाया जा रहा था, ये प्रदर्शित हुआ। लेकिन इसे देखने का सार्थक क्या मतलब था? जोई के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी कक्षा देखना कष्टदायक था। फिर भी तस्वीर में दिख रही ह्यू युहाव लगन से पढ़ाई करती रही। मैं बहुत थक गया हूँ। ये सब कब खत्म होगा? परिणामस्वरूप विभिन्न लोगों के बीच के अंतरालों में मौजूद कई आत्मा स्वामी अब और अधिक समय तक ये सब सहन नहीं कर सके। इतना ही नहीं, खुद ह्यू युहाव को भी अपने अतीत को याद करके मूर्खता का एहसास हुआ। अगर उसे समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की तरह शुरुआती बढ़त मिली होती
तो शायद वह अब और भी मजबूत होता। जैसे ही दृश्य दोबारा चलने लगा, उसमें ये दिखाया गया वह क्षण जब जोई ह्यू युहाव को सोल गाइडेंस टेस्ट एरिया में ले गई ताकि वह फैन यू की शिष्या बन सके। इस समय मूल समयरेखा में ह्यू युहाव पहली बार सोल गाइडेंस डिवाइसेस का सामना कर रहा था। हालांकि ये प्रशिक्षण असफल रहा। फैन यू ने उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया और कहा कि वह उसे सोल गाइडेंस डिवाइसेस के बारे में तभी सिखाएगा जब वह भविष्य में उस लक्ष्य को पूरा कर लेगा। आत्मा गुरुओं के समूह ने हौंकते हुए कहा, कितना काय है, हद से ज्यादा काय। समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव पहले ही प्रथम स्तर का सोल इंजीनियर बन चुका है, लेकिन मूल समयरेखा में मौजूद ह्यू युहाव ने अभी तक कोई प्रगति भी नहीं की है। जब वह अंततः प्रथम स्तर का सोल इंजीनियर बन जाएगा, तब तक समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव शायद तृतीय स्तर के इंजीनियर तक पहुंच चुका होगा, है ना? अफसोस, मूल समयरेखा में ह्यू युहाव दयनीय है। विभिन्न लोगों के बीच स्थित आत्मा स्वामी बार बार इन भावनाओं को व्यक्त करते थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उन्होंने सच बोला था, यहाँ तक कि ह्यू युहाव को भी लगा कि उनका पिछला दृष्टिकोण काफी गलत था। सभी लोग स्क्रीन को देखते रहे, लेकिन इसके बाद तस्वीर में दिख रहे ह्यू युहाव की हालत में बहुत धीरे धीरे सुधार होता है। वह वाकई मेहनती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह गलत दिशा में मेहनत कर रहा है, जिसके कारण उसके प्रयासों के बावजूद उसे बहुत कम लाभ मिल रहा है। जोई के अधीन उनकी शुरुआती प्रतिभा और प्रशिक्षण की कमी को देखते हुए उनकी स्थिति केवल बिगड़ती जाती है। हालांकि इस दौरान ह्यू युहाव का विकास हुआ है, लेकिन यह मामूली ही है। एक दिन वैंग डान के निमंत्रण पर ह्यू युहाव ने एक बार फिर सी गॉड लेक का दौरा किया और वहां कुछ देर बैठी रही। उनकी योजना केवल एक संक्षिप्त अवलोकन करने की थी। हालांकि उन्हें अप्रत्याशित रूप से एक विक्षिप्त इनर कॉर्ट के छात्र से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। उस छात्र ने बिना किसी चेतावनी के ह्यू युहाव और वैंग डान पर हमला कर दिया। ह्यू युहाव और वैंग डान बाल बाल बच गए। यदि टियनमिंग आइस सिल्कवर्म ने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता, तो वे भीतरी आंगन के उस छात्र द्वारा जलाकर राख कर दिए गए होते। इस दृश्य को देखने के बाद लोगों के बीच की खाई में स्थित आत्मा स्वामी एक बार फिर भौहें चढ़ा बैठे। नहीं, श्रेक अकेडमी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद अपर्याप्त है। ये कैसे हो सकता है? अगर ह्यू युहाव के अंदर टियनमिंग आइस सिल्कवर्म नहीं होता, तो वह और वैंग डान तुरंत मर जाते, है ना? इस इनर कॉर्ट की छात्रा के साथ क्या हो रहा है? क्या उसे इसके लिए कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? आत्मा गुरुओं के एक समूह ने अपनी असंतोष व्यक्त करने से खुद को नहीं रोका। शानजी के चेहरे पर एकदम भावहीनता छा गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि श्रेक अकेडमी की प्रतिष्ठा में हाल ही में सुधार होने के बाद ऐसी घटना फिर से सामने आएगी। इस स्थिति से निपटना दिन ब दिन और भी जटिल होता जा रहा था। डू बसी ने अचानक चैट में दखल देते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो क्या वह छात्र एक ईवल सोल मास्टर था? क्या आपकी श्रेक अकेडमी गुप्त रूप से ईवल सोल मास्टर्स को पनाह देती है? शानजी को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। ये कैसा ईवल सोल मास्टर है? डू बसी, तुम बकवास कर रहे हो। ये माँ शाउटाओ है, जो हमारे श्रेक के इनर कॉर्ट की छात्रा है। उसकी मार्शल सोल ईवल फायर फीनिक्स है, जिसका ईवल सोल मास्टर से कोई संबंध नहीं है। उसके इस प्रलाप का कारण यह है कि वह अपने शरीर के भीतर की ईवल फायर को नियंत्रित करने में विफल रही और उसी आग ने उसे भस्म कर दिया। इसका ईवल सोल मास्टर से क्या संबंध हो सकता है? शानजी तुरंत खड़ी हो गई और उसने डू बस्सी के कथन का पुरजोर खंडन किया। हालांकि डू बस्सी ने इस पर केवल उपहास किया। तो फिर 20 साल पहले डोलो कॉन्टिनेंट पर प्रकट हुए ईवल ड्रैगन युंगसी को आपके श्रेक अकेडमी द्वारा एक ईवल सोल मास्टर के नाम पर क्यों मार डाला गया? उसकी मार्शल सोल आपकी अकादमी में माँ शाउटाओ की मार्शल सोल से मिलती जुलती है ना?